नमस्कार प्यारे बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम 10वीं क्लास के बोर्ड विद्यार्थियों के लिए जिनका 5 अप्रैल को साइंस का पेपर है उनके लिए चैप्टर वाइज जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो हम देखते हैं एक एक प्रश्न को। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इसमें पहला जो प्रश्न दिया गया है वह है CaO प्लस H2O मिलके CaOH2 यानी कि उपयुक्त अभिक्रिया है वो कौन सी प्रकार की है। तो ये अभिक्रिया है वो कैसी है, संयोजन अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है, संयोजन, क्योंकि इसमें संयोजन हो रहा है CaO प्लस H2O, ये CaOH2 मिलके बन रहा है। नंबर 2 जो प्रश्न दिया गया है, दानेदार जिंक पर तनु HCl डालने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो दानेदार जिंक पर जब तनु HCl डालेंगे हम यानी हाइड्रोक्लोराइड डालेंगे तो हमें कौन सी गैस उत्पन्न होगी, हाइड्रोजन गैस हमें उपलब्ध होगी। ये हाइड्रोजन गैस हमें उपलब्ध होगी। प्रश्न नंबर 3 है, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाने की कैसी अभिक्रिया है। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, CuSO4 प्लस Zn मिलके ZnSO4 प्लस Cu, तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है, अपघटन अभिक्रिया, द्विविस्थापन। तो देखिए इसमें विस्थापन हो रहा है, ZnSO4 बन रहा है और Cu निकल के जा रहा है, तो ये विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, ये हमारे पास में विस्थापन अभिक्रिया। प्रश्न नंबर 5, अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसमें से हमें देखना है, इसमें से अपघटन अभिक्रिया यानी कि, तो अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण हमारे पास में ये दे रखा है। अपघटन अभिक्रिया होगी हमारे पास में CaCO3 और CaOSO4 यानी कि ये हमारे पास में अपघटन अभिक्रिया हो जाएगी। इसके बाद में प्रश्न नंबर 6 है, C6H12O6 प्लस CO2 प्लस 6H2O मिलके 6CO2 प्लस 12H2O प्लस ऊर्जा, इस रासायनिक अभिक्रिया का विशेष नाम क्या है। तो इस रासायनिक अभिक्रिया का विशेष नाम हमारे पास में सब्शन है। क्या है, सब्शन। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7, नम वायु में तांबे की भारी सतह पर किस रंग की परत चढ़ जाती है। नम वायु में तांबे की परत पर किस रंग की परत चढ़ जाती है, तो इस पे हरे रंग की परत इसमें चढ़ जाती है। ठीक है। प्रश्न नंबर 8, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करके बुझा हुआ चूना बनाता है। देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड है और जल से अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस अभिक्रिया का वर्गीकरण अभिक्रिया किस प्रकार से किया जा सकता है, तो संयोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया और अपघटन अभिक्रिया। उपयुक्त में से सही विकल्प हमें कौन सा दिया गया है। तो इसके ए और ब दोनों ही आंसर सही होंगे, यानी कि ए और ब इसके दोनों ही आंसर क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, संयोजन अभिक्रिया और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। प्रश्न नंबर 9, लंबे समय तक तेलीय तथा वसायुक्त खाद्य सामग्री को सुरक्षित रखने के लिए निम्न में से कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए हम नाइट्रोजन गैस का उपयोग करते हैं। किस गैस का उपयोग करते हैं, नाइट्रोजन गैस का उपयोग करते हैं। सोडियम सल्फेट तथा बेरियम क्लोराइड की रासायनिक अभिक्रिया के दौरान श्वेत रंग की अवशेष का निर्माण होता है, वह है। तो इससे किसका निर्माण होता है, बेरियम सल्फेट का। किसका निर्माण होता है, बेरियम सल्फेट का। प्रश्न नंबर 11, MnO2 प्लस 4HCl, ये MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2 उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया में उपचयित पदार्थ को पहचानिए। तो इसमें उपचयित जो पदार्थ है वो हाइड्रोक्लोराइड है। कौन सा है, हाइड्रोक्लोराइड। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ब। प्रश्न नंबर 12 दिया गया है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। तो संगमरमर का रासायनिक जो सूत्र होता है CaCO3, ये संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है। प्रश्न नंबर जो 13 है, बुझे हुए चूने का जो रासायनिक सूत्र होता है CaOH2
CaOH2 के विलयन का उपयोग सफेदी कराने के लिए किया जाता है। यह वायु में उपस्थित कौन सी गैस से क्रिया करके जिससे दीवारों पर चमक आ जाती है? तो ये वायु में कौन सी गैस से क्रिया करता है? तो ये किससे क्रिया करता है? CO2 से क्रिया करता है। प्रश्न नंबर 14, 2AgCl ये सूर्य के प्रकाश में जब क्रिया करता है तो Ag+Cl2 बनता है। उपयुक्त अभिक्रिया में धूसर रंग का पदार्थ क्या है? तो इसमें धूसर रंग का जो पदार्थ होगा वो क्या होगा? Ag होगा। कौन सा होगा? Ag। प्रश्न नंबर 15, नम वायु के संपर्क में आने पर चांदी पर काले रंग की परत चढ़ जाती है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह प्रक्रिया हमारे पास क्या कहलाएगी? संक्षारण। क्या कहलाएगी? संक्षारण इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16, यदि किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन होता है तब उसमें क्या होता है? यदि किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन होता है तब उसमें क्या होता है? तो इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होगी और हाइड्रोजन की क्या होगा? ह्रास होगा। तो ऑक्सीजन की वृद्धि यानी कि हमारे पास में ऑप्शन नंबर जो स है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन का ह्रास होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 17, किसी अभिक्रिया में पदार्थ का अपचयन तब होता है जब उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन का ह्रास और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर से इसका सही आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न, निम्न में संतुलित रासायनिक समीकरण कौन सी है? संतुलित रासायनिक समीकरण कौन सी है? तो देखिए H2 + O2 2H2O। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के 2 अणु हैं और यहाँ पे कितने हो गए? 4। तो ये तो हमारे पास में संतुलित समीकरण है नहीं। ब देखते हैं COCO3, यहाँ पे 2CaO + CO2। तो ये भी हमारे पास में संतुलित समीकरण नहीं है क्योंकि यहाँ Ca का एक अणु है और यहाँ पे कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो देखिए इसमें से प्रश्न नंबर वो जो बे आंसर है वो भी हमारा सही आंसर इसमें से नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे Ca का एक अणु और यहाँ पे कितने हो गए? 2। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। CH4 + 2O2 और यहाँ पे देखिए CO2 + 2H2O। तो यहाँ पे देखिए कार्बन का एक अणु है, कार्बन के एक अणु है, ऑक्सीजन के 2 अणु, इधर भी ऑक्सीजन के कितने हैं? 2 और 2 कितने हो गए? 4। तो 4 अणु हो गए। हाइड्रोजन कितने? 4। तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितने? 4। तो हमारे पास में जो संतुलित समीकरण है वो कौन सा हुआ? स हुआ। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा होगा? स हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 पे चर्चा करते हैं। निम्न रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक को पहचानिए। 2Mg + O2 और ये मिलकर बन रहा है 2MgO। तो यहाँ पे जो अभिकारक है वह हमारे पास में ए और बे, यानी कि हमारे पास में क्या मिलके बन रहा है? MgO बन रहा है, यानी Mg + O2 मिलके क्या बन रहा है? MgO। तो ये हमारा क्या कहलाता है? अभिकारक कहलाता है और ये हमारा क्या कहलाता है? उत्पाद कहलाता है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ए और बे, यानी कि द आंसर हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 देखिए, निम्न रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद कौन सा है? CaO + H2O, CaOH2 + ऊष्मा। तो यहाँ पे उत्पाद क्या निकल के आ रहा है हमारे पास में बन के? हमारे पास में जो उत्पाद बन के आ रहा है CaOH2 ये मिल के आ रहा है। तो हमारा आंसर यानी कि स आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा ये। ठीक है, अब देखते हैं हम अति लघुत्रात्मक जो प्रश्न है उन पर चर्चा करते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि का नाम। एक अति लघुत्रात्मक प्रश्न भी दिया गया है इसमें। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि का जो नाम है हिट एंड ट्रायल विधि। ये हमारे पास में रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि का नाम दिया गया है। प्रश्न नंबर 15, नेटल के डंक में उपस्थित अम्ल का नाम बताइए। तो नेटल के डंक में मेथोनिक अम्ल पाया जाता है। प्रश्न नंबर 16, नेटल डंक से उत्पन्न जलन का इलाज किससे किया जाता है? तो इसका इलाज डाक पौधों की पत्ती से किया जाता है। प्रश्न नंबर जो 17 दिया गया है, मिलान कीजिए। इसमें हमको मिलान करना है। तो देखिए नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू। तो इसमें देखिए ए तो हमारे पास में, इसका मिलान कर लेते हैं। तो नींबू है वो तो इसमें पाया जाता है सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, तो सिट्रिक से मिलान कर देंगे। सिरका क्या होता है? एसिटिक अम्ल होता है।
तो एसिटिक अम्ल से ये कर दिए सिरका। टमाटर में हमारे पास में क्या पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, तो इसे नंबर 2 से सही मिलान कर देंगे। दही, और दही में हमारे पास में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो इस तरह से हम इसका सही मिलान कर देंगे। आगे देखिए, इसमें निम्न का मिलान कीजिए। यहाँ पे भी हमें मिलान वाला प्रश्न दिया गया है। तो व्यंजक चूर्ण का जो सूत्र होता है CaOCl2 होता है। ये याद रखने बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र बताइए। तो व्यंजक चूर्ण का CaCO2 हो गया। बेकिंग सोडा का क्या हो गया हमारे पास में, NaHCO3, यानी इसको खाने वाले सोडा भी बोलते हैं। धोने वाले सोडे का नाम, ये रासायनिक सूत्र है Na2CO3 10H2O, और प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 1/2H2O। इस तरह से हम इसका मिलान कर देंगे। आगे देखिए, प्रश्न नंबर जो 19 है, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है। तो इसका जो आंसर दे रखा है, अम्ल के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं, जो विद्युत धारा के प्रभाव के लिए क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 देखिए। प्रश्न नंबर 20 है, उदासीनीकरण अभिक्रिया 20 नंबर प्रश्न है, चूने के पानी में CO2 गैस को प्रभावित करने का क्या होता है। तो चूने का पानी कैसे हो जाएगा, दूधिया हो जाएगा। 21वां प्रश्न, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया, अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। यह क्रिया क्या कहलाती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। देखिए, एक तरफ ये क्या है, हमारे पास में अम्ल है, ये क्षार है, अम्ल HCl है और क्षार है NOH। ये जब मिलके बनाता है तो NaCl बनाएगा। क्या बनाएगा, NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड, और इधर बन जाएगा हमारे पास में जल बन जाएगा। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 22 है, तनुकरण किसे कहते हैं। जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है, जिसे तनुकरण कहते हैं। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अम्ल किसे कहते हैं, वे पदार्थ जो अम्लीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ठीक है। इसके बाद में देखिए, प्रश्न नंबर 24 जो दे रखा है, क्षार किसे कहते हैं। तो क्षार उन्हें कहते हैं वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन यानी कि OH देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हम क्षार कहते हैं। आगे देखिए, अब हम अध्याय नंबर 2 पे चर्चा करते हैं, जो कि अम्ल, क्षार और लवण से संबंधित है। तो अध्याय नंबर 2 में इसके जो बहुविकल्पी जो प्रश्न है उन पर चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, हमारा उदर कौन सा अम्ल उत्पन्न करता है। तो उदर करता है HCl, यानी कि हमारा आंसर नंबर 6 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 ये दिया गया है, तनु अम्ल से अभिक्रिया कर कौन सा पदार्थ CO2 उत्पन्न नहीं करेगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, चूना। ठीक है। रक्त का pH मान कितना होता है, रक्त का pH मान 7.4 होता है। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH समझते क्या होगा। तो इसका pH कितना होगा, 10 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है, यह विलयन क्या कहलाता है। तो यह विलयन हमारे पास में क्या कहलाता है, HCl कहलाता है। क्या कहलाता है, HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहलाता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 6 है, अम्लों का लिटमस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अम्ल नीले लिटमस को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। अम्ल नीले लिटमस को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें से लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है। तो देखिए, लिटमस थैलोफाइट समूह के लिचेसन पौधे से प्राप्त किया जाता है। गंधीय सूचकों के 3 उदाहरण लिखिए। तो गंधकीय सूचकों के 3 उदाहरण जैसे प्याज, लौंग, तेल और वेनिला। अधात्विक ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं, अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। 2 संश्लेषित सूचकों के नाम लिखो। प्रश्न नंबर 10 है, 2 संश्लेषित सूचकों के नाम लिखिए। तो हो गया हमारे पास में मेथिल ऑरेंज हो गया, एक फिनोप्थिलीन हो गया। प्रश्न नंबर जो 11 है, मुंह में दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है।
मुंह में दांतों का क्षय जब प्रारंभ होता है, पीएच का मान 5.5 से कम हो जाने पर दांतों का क्षय आरंभ हो जाता है। प्रश्न नंबर 12 जो दे रखा है, बेकिंग पाउडर किसे कहते हैं? तो खाने का जो सोडा होता है वह टार्टिक अम्ल के जो मिश्रण होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा कहते हैं। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो धात्विक जो ऑक्साइड होती है उसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय प्रकृति होती है। पेयजल को, प्रश्न नंबर 14 है, पेयजल को जीवाणु रहित बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो पेयजल को जीवाणु रहित यानी कि कीटाणु रहित जो बनाएंगे अपन उसमें, तो हम व्यंजक चूर्ण का उपयोग करेंगे और जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOCl2, यानी इसका रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। आगे देखते हैं इसमें प्रश्न नंबर जो 25 है, किन्हीं दो प्रबल अम्लों व दुर्बल अम्लों के नाम लिखो। तो देखिए प्रबल अम्ल हमारे पास में कौन सा है? एक तो HCl हो गया, दूसरा सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, और दुर्बल अम्ल हमारे पास में एसिटिक अम्ल हो गया और एक कार्बोनिक अम्ल हो गया। प्रश्न नंबर 26 है, किन्हीं दो प्रबल क्षारों और दुर्बल क्षारों के नाम लिखिए। तो प्रबल क्षार हमारे पास में क्या हो गया? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया और एक सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। दुर्बल क्षार अमोनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर जो 27 है, हमारे शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? तो हमारे जो शरीर में सबसे कठोर पदार्थ होता है दांतों का इनेमल यानी कि कैल्शियम फास्फेट होता है। शुक्र ग्रह का वायुमंडल किससे बना है? तो शुक्र ग्रह का जो वायुमंडल है सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत पीले बादलों से बना है। क्लोर क्षार प्रक्रिया किसे कहते हैं? तो इसका जो उत्तर है वो दिया गया है सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इसे क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं क्योंकि इससे निर्मित उत्पाद क्लोरोन फ्लोर सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार देते हैं। देखिए यहाँ पे NaCl है, H2S मिलकर NOH बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और इधर से क्लोरीन गैस प्लस हाइड्रोजन निकल जाएगा। प्रश्न नंबर 30 है हमारे पास में, प्रश्न नंबर 30, क्लोर क्षार अभिक्रिया में क्लोरीन गैस व हाइड्रोजन गैस कहाँ पर मुक्त होती है? तो इस अभिक्रिया में इसका उत्तर क्या है? इस अभिक्रिया में क्लोरीन गैस एनोड पर और हाइड्रोजन गैस कहाँ पे होगी? कैथोड पर होगी। क्लोरीन गैस तो एनोड पर होगी और हाइड्रोजन गैस कहाँ पे होगी? कैथोड पर होगी। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र MgOH2 है। CaCO3, प्रश्न नंबर 32 है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप में कौन कौन से हैं? तो इसके विविध रूप में एक तो चूना पत्थर है, खड़िया जिसको हम, एक है मार्बल संगमरमर, ठीक है। प्रश्न नंबर 33, पीतल व तांबे के बर्तन में दही व खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? तो पीतल के बर्तनों में दही और खट्टे पदार्थ इसलिए नहीं रखने चाहिए क्योंकि दही व खट्टे अम्लीय पदार्थ होते हैं जो पीतल व तांबे के बर्तनों के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं जो क्या हो जाते हैं? विषैले होते हैं। इस कारण दही व अन्य खट्टे पदार्थों को पीतल व तांबे के बर्तनों में नहीं रखना चाहिए। प्रश्न नंबर 34 दिया गया है, धातु के साथ अम्ल की क्रिया कराने पर कौन सी गैस निकलती है? इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे? तो देखिए जब अम्ल की किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस इसमें से निकलेगी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं इसमें से। अब अध्याय नंबर हम 3 जो कि धातु से संबंधित है उसके जो वैकल्पिक प्रश्न हैं उन पर चर्चा करते हैं। पहले तो प्रश्न नंबर 1 दिया गया है, प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक उच्चतम होता है? तो टंगस्टन का क्या होता है? गलनांक सबसे उच्चतम होता है। धातुओं के पतले तार में खींचे जाने की क्षमता क्या कहलाती है? तन्यता। ये क्या होती है? तन्यता कहलाती है। तो ए उत्तर से हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी धातु विशेषता है? कौन सी धातु क्या है? एक विशेषता है। तो धातु की विशेषता क्या है? उनके पास 1 से 3 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं धातु के पास में। तो हमारा आंसर नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न नंबर 4,
निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया दर्शाती है कि दिया गया ऑक्साइड प्रकृति से उभयधर्मी है? तो इसमें हमारे पास में दोनों ही आंसर सही होंगे, ए और ब, ये दोनों हमारे पास में आंसर सही हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा द आंसर सही हो जाएगा, यानी कि द और द आंसर, जिसमें बी और सी आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न नंबर 5। क्या होता है जब कैल्शियम को पानी में उपचारित किया जाता है? ठीक है, तो ये जल के साथ धीमी अभिक्रिया करेगा और एक होगा हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम की सतह से चिपक जाएंगे। तो हमारे पास में इसमें द आंसर हमारा सही हो जाएगा, यानी कि 3 और 4 इसमें दोनों ही आंसर सही हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 6 देखिए, एक धातु M की अभिक्रिया H2SO4 के साथ कराई जाती है। इसमें से एक गैस निकलती है और पानी के ऊपर एकत्रित हो जाती है, जैसा चित्र में दर्शाया गया है। निम्न से सही विकल्प क्या है? तो देखिए सही विकल्प हमारा क्या होगा, इसमें से हाइड्रोजन गैस होगी। ठीक है, और ये गैस हवा से कैसी होगी? हल्की होगी। तो हमारा जो आंसर होगा वो द सही होगा, यानी कि ए और बी दोनों ही सही होंगे। एक्वारेजिया की संरचना है, तो एक्वारेजिया की जो संरचना होती है वो कैसी है? सांद्र HCl और सांद्र HNO3 3:1 में होती है। कैसे होती है? 3:1 में। निम्नलिखित में से किसमें केवल अधातु होती है? तो अधातु कार्बोहाइड्रेट्स में भी अधातु होती है और प्रोटीन में भी अधातु होती है। तो आंसर नंबर तय हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु का गुण नहीं है? अधातु का गुण नहीं है, तो देखिए इसमें से हमारा आंसर नंबर 6 सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 6। वे दैवानिक होती हैं, ये हमारा आंसर गुण नहीं होगा किसमें? अधातु में। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, वह कौन सी धातु है जो H2O के साथ अभिक्रिया करके H2 गैस नहीं उत्पन्न करती है? H2H गैस उत्पन्न नहीं करती है। तो इसमें हमारा जो आंसर होगा सही वो हो जाएगा द Cu+H2O। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11, धातुओं को विभिन्न विधियों द्वारा उपयोग करके परिष्कृत किया जाता है। निम्न में से कौन सी धातु इलेक्ट्रोलाइट शोधन द्वारा परिष्कृत की जाती है? तो देखिए इसमें से Au है और Cu, ये दोनों ही धातु हैं, वो कैसी की जाती हैं? परिष्कृत की जाती हैं। तो हमारा ए आंसर इसमें से सही हो जाएगा। तो 1 और 2। प्रश्न नंबर जो 12 है उसको देखते हैं। लंबे समय तक हवा के संपर्क में रहने पर चांदी की वस्तुएं काली हो जाती हैं, ये किसके बनने के कारण होती हैं? तो ये बनती हैं Ag2S, यानी कि हमारा आंसर नंबर इसमें से सही हो जाएगा, क्योंकि सिल्वर है Ag, वो हवा में उपस्थित H2S गैस के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। प्रश्न नंबर 13 देखिए, यसद लेपन लोहे को जंग लगने से बचाने की विधि में इस पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो इस पर हमें किसकी परत चढ़ाते हैं? जिंक की परत चढ़ाते हैं। तो ऑप्शन नंबर से हमारा सही हो जाएगा। मिश्र धातु कौन सी है? मिश्र धातु है एक तत्व, एक यौगिक, एक सजातीय मिश्रण, एक विषमांगी मिश्रण। तो मिश्र धातु कैसे हो जाती है? एक सजातीय मिश्रण होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए इसमें रिक्त स्थान वाले जो प्रश्न हैं उनको देख लेते हैं। तो रिक्त स्थान वाले जो प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्न नंबर 15, रिक्त स्थान एक ऐसी धातु जो कमरे के ताप पर द्रवस्था में पाई जाती है, तो वो पारा होती है। कौन सी होती है? पारा। ठीक है, वे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, अधातु। गलत है, बिल्कुल ये हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17, पृथ्वी की भूपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? वो होती है एल्युमिनियम। एशक से गैंग को हटाना एशक का क्या कहलाता है? सांद्रण के नाम से जाना जाता है। सही और गलत का चयन करना है अब हमें।
सिल्वर तथा, प्रश्न नंबर जो 19 दिया है, सिल्वर तथा गोल्ड ऊष्मा के सबसे बड़े चालक हैं। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि सिल्वर और कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं। सिल्वर तथा ऊष्मा ये बिल्कुल गलत है। आगे प्रश्न नंबर 20, जब एल्युमिनियम गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है तो गैस के साथ पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ये भी गलत है। धातुएं जैसे एल्युमिनियम, जिंक तथा आयरन गर्म व ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। ये इसका आंसर हो जाता है। प्रश्न नंबर 21, अधातुएं ठोस, द्रव तथा गैस तीनों अवस्था में हो सकती हैं। बिल्कुल सही है, अधातुएं तीनों अवस्था में हो सकती हैं। प्रश्न नंबर 22, उच्च अभिक्रियाशीलता श्रेणी में धातु को गर्म तथा परिष्कृत करके पृथक किया जाता है। तो ये भी गलत है। विद्युत अपघटन परिष्करण द्वारा वर्तमान धातु को पृथक करने की विधि है। प्रश्न नंबर 23, धातुओं को उनके मिश्र धातुओं में परिवर्तित कर दिया जाता है ताकि उन्हें कम भंगुर, कठोर और जंग प्रतिरोधी बनाया जा सके। तो बिल्कुल सही है ये, तो सही लगाएंगे इसमें। अब देखिए मिलान करने वाला है इसमें से, तो मिलान करने में कॉलम नंबर ए का मिलान हमें कॉलम नंबर बी से करना है। एक हाथ पर देता वो पीट कर पतली पतली चादरों में डालते हैं। देखिए इसमें से एक हाथ पर देता मतलब ये पीट पीट कर पतली चादरों में उसको डाल देते हैं। तन्यता, तन्यता का अर्थ है पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता। ध्वन्यात्मकता, ये क्या होती है, एक घंटी, यानी कि इसमें से ध्वनि उत्पन्न होगी। कोमलता, कोमलता क्या होगी, क्षार धातु है। आभा यानी धात्विक चमक, वो उज्ज्वल चमक के रूप में आती है। ठीक है, तो इनको हमें क्या करना है, इसमें से हमने क्या कर दिया, इनको मिलान कर दिया है। अब आगे देखते हैं इसमें से प्रश्न, ये पार्ट नंबर हम जो 6 है उस पर देखते हैं। जैव प्रक्रम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, सजीवों द्वारा अपना भोजन ग्रहण करना क्या कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है, पोषण। प्रश्न नंबर 2, मनुष्य में वक्र एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है उत्सर्जन से। आंसर सही हो जाएगा। स्वपोषी पोषण का उदाहरण है, वो कौन से हैं, स्वपोषी पेड़ पौधे हैं। तो ए आंसर से हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, ये सभी आवश्यक हैं, इसलिए उपरोक्त सभी इसमें से सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं इसमें से, मनुष्य के लारे में पाई जाने वाला एंजाइम कौन सा है, वह है एमिलेस। कौन सा एंजाइम है, एमिलेस। ठीक है, तो ए आंसर सही हो जाएगा। आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्षुद्रांध्र, ये है। स आंसर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, श्वसन का मुख्य उद्देश्य क्या है, श्वसन का मुख्य उद्देश्य ग्लूकोज के जारण से ऊर्जा उत्पन्न करना है, यानी कि बे आंसर हमारा सही होगा। प्रश्न नंबर 9, इथाइल एल्कोहल बनाता है। इथाइल एल्कोहल अवायवीय श्वसन, यानी कि स आंसर हमारा सही हो जाएगा इसमें से, ये बनेगा। ग्लूकोज का विखंडन होकर पायरुवेट बनाता है, यह क्रिया होती है कोशिका द्रव में होती है। तो ए आंसर सही हो जाएगा। पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है, किसमें होती है क्रिया, बे, यानी कि माइक्रोकाइंडिया में होती है। तो आंसर नंबर बे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12, फुसफुस के अंदर मार्ग छोटी और छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाता है, जो अंत में गुब्बारे जैसी रचना में अंतःकृत हो जाता है, उसे क्या कहते हैं। फुसफुस, वायु कुपिका, श्वसनी, इनको उपरोक्त सभी के नाम से जाना जाता है। रुधिर में पाई जाने वाली कोशिकाएं कैसी हैं, लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, प्लेट्स, ये सभी पाई जाती हैं। तो इसमें भी उपरोक्त सभी हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 देखिए, रुधिर का थक्का बनाने में सहायता करने वाली कोशिकाएं कौन सी है। तो रुधिर का जो थक्का बनाती हैं उसमें सहायता करने वाली कोशिकाएं प्लेट्स हैं। कौन सी होती हैं, प्लेट्स। तो इसमें से आंसर हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है, मछली के हृदय में कोष्ठ कितने होते हैं, 2 कोष्ठ होते हैं। पूरे शरीर में हृदय में अशुद्ध रुधिर लाने का कार्य करती है, महाशिरा करती है। तो बे आंसर से हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17, हृदय में उल्टी दिशा में रुधिर प्रवाह को रोकना सुनिश्चित करते हैं वाल्व, क्या काम करते हैं, वाल्व करते हैं। तो ये सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर जो 18 है उसको देखते हैं, पादप में फ्लोएम उत्तरदायी हैं भोजन का वहन करने के लिए। तो आंसर नंबर बे हमारा सही हो जाएगा।
मानव उत्सर्जन तंत्र की इकाई है नेफ्रॉन, आंसर नंबर ए सही होगा। प्रश्न नंबर 20 देखिए, एक स्वस्थ वयस्क में प्रतिदिन कितने लीटर आरंभिक निस्संदेह वक्र में होता है, यानी कि इसमें देखते हैं तो 180 लीटर। कितना आएगा इसका आंसर? 180 लीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। रिक्त स्थान देखिए, इस तरह से रिक्त स्थान हो सकते हैं। वे सभी प्रश्न नंबर 21 है, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुसरण का कार्य करते हैं क्या कहलाते हैं? जैव प्रक्रम कहलाते हैं। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान रंध्रों द्वारा होता है। पत्तियों में हरा रंग हरित लवक के कारण होता है। यकृत से, प्रश्न नंबर 24, यकृत स्रावित होता है यानी कि पित्त द्वारा। प्रश्न नंबर 25, क्षुधांत्र यानी कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल है। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा के पूर्ण पाचन क्या है? क्षुद्रांत, ये हो जाएगा आंसर। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन अवायवीय श्वसन कहलाता है। रक्तदाब किससे नापा जाता है? स्फाइगनोमीटर से नापा जाता है। प्रश्न नंबर 28, सामान्य प्रकुंचन दाब लगभग 120 mm और अनुशीलन दाब लगभग 80 mm होता है। ध्यान रखना है इसमें 120 और 80। प्रश्न नंबर 29, लाल रुधिर कणिकाओं का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। एक कृत्रिम वक्र नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपव्यय द्वारा निकालने की एक युक्ति है। रुधिर का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अब हम देखते हैं अति लघुतरात्मक प्रश्न। देखिए अति लघुतरात्मक जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 32, किन्हीं दो एक कोशिकीय जीवों के नाम लिखिए। तो एक तो हो गया अमीबा, दूसरा हो गया पैरामीशियम। ठीक है। प्रश्न नंबर 33, पौधों के जाइलम का निकाल देने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका उत्तर है, चूंकि जाइलम एक संवहन उत्तक है अतः इसे निकाल देने पर पादपों में जल तथा खनिज लवण का संवहन नहीं होगा और पौधा सूखकर नष्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34, प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो प्रकाश संश्लेषण की जो रासायनिक अभिक्रिया है 6CO2 + 12 H2O, और इसमें जो उत्प्रेरक का जो काम करेगा क्लोरोफिल यानी सूर्य के प्रकाश में C6H12O6 + 6O2 + 6H2O, ये रासायनिक प्रकाश संश्लेषण की जो रासायनिक अभिक्रिया है वो है। पेप्सिन क्या है, इसका क्या कार्य है? पेप्सिन पाचक एंजाइम है जो प्रोटीन का पाचन करता है। एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम कार्बनिक जैव उत्प्रेरक होते हैं जो विभिन्न रासायनिक क्रियाओं की दर को बढ़ाते हैं। आगे देखिए इसमें प्रश्न और अब देखिए अध्याय नंबर 9 की चर्चा करते हैं। मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किए थे? तो मेंडल ने किस पे किए थे? मटर पर किए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। मानव में लिंग का निर्धारण कौन करता है? तो इसमें नर करेगा। लिंग गुणसूत्रों की संख्या मानव शरीर में कितनी होती है? ठीक है, तो कितनी होगी? 22 जोड़े। इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हमारे पास में कितना हो जाएगा? 22 जोड़े से आंसर। मादा लिंग गुणसूत्रों को किस प्रकार प्रदर्शित करती है? XX। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न नंबर 5, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? ये डार्विन के द्वारा दिया गया था। तो ब आंसर से हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6, निम्न में से समरूप अंग कौन से हैं? तो समरूप अंग चमगादड़ एवं पक्षी के पंख। तो इसमें हमारा आंसर नंबर ऐसा ही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, आधुनिक मानव स्पीसीज का नाम क्या है? तो होमो सेपियंसियस, यानी कि वह हमारा सेपियंस, ये हमारा यानी कि मानव जो स्पीसीज है उसका नाम है। किसी जीव के एक विपर्यासी लक्षण को दोनों जीन होने पर इसे कहते हैं विषम युग्मजी। इसको कहेंगे विषम युग्मजी। प्रश्न नंबर 9, आनुवंशिकी का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो उसको कहा है मेंडल को। फूलगोभी निम्न में से किस प्रकार के पुष्पों में विकसित हुई है? बंद पुष्पों से। किससे होती है? बंद पुष्पों से। प्रश्न नंबर 11, जीवाश्म में पाए जाने वाले किसी एक तत्व के विभिन्न समस्थानिकों अनुपात में आधार पर निम्न में से किस विधि द्वारा जीवाश्म का समय निर्धारण किया जाता है? तो ये फॉसिल डेंटिंग द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? फॉसिल डेंटिंग के द्वारा। प्रश्न नंबर 12,
ट्राइलोबाइट है। ट्राइलोबाइट क्या है? जीवाश्म अकेशरुकी, ये ट्राइलोबाइट है। तो आंसर इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 दिया है, मटर का वानस्पतिक नाम क्या है? तो ये वानस्पतिक नाम क्या है? पायसम सेटा इवम, यानी कि से हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अति लघुतरात्मक जो प्रश्न दिए गए हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, प्रभावी लक्षण किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है, लैंगिक जनन वाले जीवों में एक अभिलक्षण के जीन के दो प्रतिरूप होते हैं। इन प्रतिरूपों के एक समान न होने की स्थिति में जो प्रतिरूप प्रकट होता है उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, मानव स्पीसीज में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है? मानव में संतान का लिंग निर्धारण निम्न प्रकार से होता है। यदि XX होगा तो क्या होगी? लड़की होगी, और XY होगा तो लड़का होगा। प्रश्न नंबर 3, जीवाश्म किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है, किसी समय पृथ्वी पर जीवित रहने वाले अति प्राचीन सजीवों के परिरक्षित अवशेषों को जो पृथ्वी की सतह तथा चट्टानों की परतों में सुरक्षित पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं। इसके अध्ययन को प्लेंटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेंटोलॉजी। आगे देख प्रश्न नंबर 4, अभिलक्षण किसे कहते हैं? बाह्य आकृति या व्यवहार का वितरण अभिलक्षण कहलाता है। गुणसूत्र क्या है? प्रश्न नंबर 6, DNA के अलग अलग स्वतंत्र रूप में होते हैं, प्रत्येक एक गुणसूत्र कहलाता है। मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है? तो देखिए इसका आंसर देखिए प्रश्न नंबर 7 का। लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें अपने पिता से किस प्रकार का गुणसूत्र प्राप्त हुआ है। जिस बच्चे को पिता से X गुणसूत्र वंशगत हुआ है वह लड़की, और जिस पिता से Y गुणसूत्र वंशगत होता है वह कैसे होता है? लड़का होता है। ठीक है, आगे देखिए इसमें से प्रश्न नंबर 8, जीवाणु में अलैंगिक जनन किस प्रकार होता है? तो उत्तर है, यदि एक जीवाणु विभाजित होता है तो परिणामतः 2 जीवाणु उत्पन्न होते हैं जो पुनः विभाजित होकर 4 जीवाणु उत्पन्न करेंगे। प्रश्न नंबर 9, किस प्रकार के जनन में विविधताएं प्रदर्शित होती हैं? तो लैंगिक जनन में। किसमें होती हैं? लैंगिक जनन में। प्रश्न नंबर 10, वंशागति के नियम का आधार क्या है? तो देखिए प्रश्न नंबर जो 10 है उसको देखते हैं। वंशागति के नियम का आधार, वंशागति के नियम इस बात पर आधारित है कि माता और पिता दोनों ही समान मात्रा में आनुवंशिक पदार्थों की संतति में स्थानांतरित करते हैं। मेंडल ने F1PD में किस प्रकार के पौधे लिए? तो इसका आंसर है, F1PD में पौधे के बीच ऊंचाई नहीं था, सभी पौधे लंबे थे। 2 लक्षणों में से एक पैतृक जनकीय लक्षण दिखाई देता है। प्रश्न नंबर 12, F1PD के पौधों को किस प्रकार प्राप्त किया? स्वपरागण द्वारा। प्रश्न नंबर 13, F1PD में कौन सा लक्षण व्यक्त हुआ था? F1PD में लंबाई का लक्षण व्यक्त हुआ था। F1PD में कौन से लक्षण वंशागत गति हुई थी? F1PD में लंबाई व बौनापन दोनों लक्षणों की वंशागति हुई थी। प्रश्न नंबर 15 पे चर्चा करते हैं, जीन क्या है? सजीवों की आनुवंशिक इकाई को क्या कहते हैं? हम जीन कहते हैं। पौधों की, प्रश्न नंबर 16, पौधों की लंबाई किस पर निर्भर करती है? तो पौधों की लंबाई होती है वो किस पर निर्भर करती है? हार्मोन्स पर निर्भर करती है। प्रश्न नंबर 17, लिंग गुणसूत्र क्या है? तो आंसर है, मानव में गुणसूत्रों का एक युग्म जो सदा पूर्ण जोड़ी में नहीं होता है लिंग गुणसूत्र है। स्त्री में लिंग गुणसूत्र कैसे होते हैं? स्त्री में गुणसूत्र का पूर्ण युग्म होता है तथा दोनों XX कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 19वां प्रश्न है, नर में लिंग गुणसूत्र कैसे होते हैं? नर में यह जोड़ा परिपूर्ण नहीं होता है, जिसमें एक गुणसूत्र सामान्य आकार का X होता है, दूसरा छोटा होता है जिसे हम Y गुणसूत्र कहते हैं। समजात अंग क्या है? वे अंग जिनकी आधारभूत संरचना समान हो यद्यपि विभिन्न केशुरुकों में विभिन्न कार्य करने के लिए इन्हें रूपांतरण हुआ है। प्रश्न नंबर 21, आनुवंशिकी किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है, प्राणियों में पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले पूर्वजों के लक्षण और गुणों को क्या कहते हैं? हम आनुवंशिकता कहते हैं। 22वां प्रश्न है, मेंडल ने स्वतंत्र अपव्ययन के नियम को सिद्ध करने के लिए किस प्रकार का प्रयोग किया था? द्विसंक संकरण का। जीन कहाँ स्थित होते हैं? जीन गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। प्रश्न नंबर 24, आनुवंशिक लक्षणों के वाहक कौन होते हैं? तो इनके वाहक होते हैं जीन होते हैं। प्रश्न नंबर 25, जीन प्रारूप किसे कहते हैं? जीवों के आनुवंशिक संगठन के
जीन प्रारूप कहते हैं। 26वां प्रश्न है, शुद्ध किस्म से क्या तात्पर्य है? ऐसे जीन जो किसी लक्षण विशेष के लिए अनेक पीढ़ियों तक अपने समान लक्षणों वाले जीव उत्पन्न करते हैं, उन्हें शुद्ध किस्म कहते हैं। नर के XY गुणसूत्र में कौन सा गुणसूत्र आकार में छोटा होता है? तो इसमें होता है Y गुणसूत्र छोटा होता है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें से। अब देखिए अध्याय नंबर हम 10 पे चर्चा करते हैं, जिसमें प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में है। इसमें भी जो प्रश्न है बहुविकल्पीय, उनके बारे में चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न जो दिया गया है, प्रकाश संचरित होता है तो प्रकाश किरण के रूप में भी संचरित होता है और तरंग के रूप में भी संचरित होता है, इसलिए हमारे पास में से आंसर सही हो जाएगा। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? निर्वात में होती है, और निर्वात में इसकी चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रकाश किरण का परावर्तक पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में आना किस घटना को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है परावर्तन को, तो आंसर सही हो जाएगा। स्नेल का नियम संबंधित है, स्नेल का नियम प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है। प्रश्न नंबर 5, समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनेगा? वो बनेगा आभासी और सीधा। कैसा बनेगा? आभासी और सीधा बनेगा। छठा प्रश्न है इसमें से, प्रकाश के परावर्तन घटना में यदि आपतित कोण का मान 40 डिग्री हो तो परावर्तित कोण का मान कितना होगा? तो इसमें परावर्तित जो कोण होगा वो भी कितना ही होगा? 40 डिग्री होगा। ठीक है, क्योंकि प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान सदैव कैसा होता है? समान होता है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न है 7, यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f है और वक्रता त्रिज्या r है तो इनमें संबंध क्या है? तो यानी f है, f बराबर r/2 होता है, यानी कि इसमें सही आंसर हो जाएगा। मोटर कार की हेडलाइट में कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो उसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 9, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होगी? तो 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस से 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? तो इसमें क्षमता होगी 1 डायोप्टर। कितनी होगी? 1 डायोप्टर होगी, और हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे P बराबर 1/f। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है, प्रश्न नंबर जो 11 है, उसकी जो फोकस दूरी आएगी वो हमेशा प्लस होती है। कैसे होती है? प्लस में आती है। ठीक है, अब देखिए आगे प्रश्न 12वां, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो बड़ा प्रतिबिंब हमेशा किससे बनेगा? अवतल दर्पण से बनेगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण बिंब से बड़ा व वास्तविक प्रतिबिंब बन जाता है? तो इसमें से जब प्रतिबिंब दर्पण के फोकस वक्रता केंद्र के बीच में हो तो इसमें क्या बनेगा? बड़ा और वास्तविक बनेगा, यानी कि ब आंसर इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 पे हम चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा निश्चित रूप से किसी दूरस्थ ऊंचे भवन का पूरी लंबाई का प्रतिबिंब देखा जा सकता है केवल उत्तल दर्पण से? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास में ब। किस लेंस के द्वारा सिर्फ आभासी प्रतिबिंब बनता है? तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा उत्तल लेंस से बनेगा। आपतन कोण, अब प्रश्न नंबर 16 पे चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर जो 16 है उस पर चर्चा करते हैं। देखिए आपतन कोण क्या है? तो आपतन कोण अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाला कोण, यानी कि ए हमारा सही आंसर इसमें से हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न नंबर 17, अवतल दर्पण का उपयोग होता है, अवतल दर्पण का उपयोग सेविंग में किया जाता है। देखिए अवतल दर्पण का उपयोग सेविंग दर्पण में किया जाता है, वाहनों के हेडलाइट में किया जाता है, दंत चिकित्सक में किया जाता है, इसलिए उपरोक्त सभी में किया जाता है। जल के अंदर डूबी हुई मछली वास्तविक गहराई से ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, यह घटना किसके कारण होती है? तो ये तो अपवर्तन के कारण होती है, तो इसमें द आंसर सही हो जाएगा। डायोप्टर किसका मात्रक होता है? डायोप्टर लेंस की शक्ति का मात्रक होता है। प्रश्न नंबर 19, अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव कैसा बनेगा? आभासी और सीधा। कैसा बनेगा? आभासी और सीधा, तो ए हमारा आंसर सही हो जाएगा। अब अति लघुत्तरात्मक जो प्रश्न है उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न नंबर देखिए इसमें 20 है, फोकस दूरी को परिभाषित कीजिए। किसी लेंस की मुख्य फोकस दूरी बिंदु एवं प्रकाश के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है, और इसे हम किससे व्यक्त करते हैं? एफ से व्यक्त करते हैं। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? ऐसे दर्पण जिनका प्रवर्तक पृष्ठ कैसे होता है? गोलीय होते हैं, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। 22वां प्रश्न,
समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? सदैव, आभासी और सीधा। प्रश्न नंबर 23, दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। प्रश्न नंबर 24, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी f के बीच संबंध क्या होता है? तो देखिए गोलीय दर्पण इनके बीच संबंध r बराबर 2f, यानी छोटे द्वारक के गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। प्रश्न नंबर जो 25 है उसको देखते हैं। उत्तल दर्पण के कोई दो उपयोग लिखिए। तो उत्तल जो दर्पण होता है वाहनों के पश्च दृश्य दर्पणों में, सोडियम प्रवर्तक लैंपों में इसका उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर जो 27 है उसको देखते हैं। दर्पण सूत्र लिखिए। तो दर्पण जो सूत्र होता है वो होगा 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। v क्या है? दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, u दर्पण ध्रुव के बिंब की दूरी और f है दर्पण के ध्रुव से फोकस दूरी। आवर्धन क्या है? इसका आंसर है प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है, यानी कि m बराबर h प्रतिबिंब की ऊंचाई और h बिंब की ऊंचाई। अपवर्तन को परिभाषित कीजिए। प्रश्न नंबर 19 जो हमें दे रखा है। तो अपवर्तन क्या है? प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर पानी में सिक्के का तल से ऊपर उठा दिखाई देना, पानी में डूबी हुई पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना, ये सब किसके उदाहरण है? अपवर्तन के उदाहरण है। प्रश्न नंबर 23, स्नेल का नियम लिखिए। तो स्नेल का नियम क्या होता है? प्रकाश के किसी निश्चित वेग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या यानी कि साइन आई व अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात क्या होता है? स्थिर होता है, यानी कि साइन आई बटे साइन आर बराबर म्यू। जहाँ ये म्यू क्या है? एक इस तरह का है जिसे पदार्थ का अपवर्तनांक कहते हैं। यह एक मात्र विहीन राशि है। लेंस को परिभाषित कीजिए। प्रश्न नंबर जो 31 है। दो पृष्ठों से बना कोई पदार्थ माध्यम जिसका कम से कम एक पृष्ठ गोलीय हो लेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? लेंस कहलाता है। लेंस के प्रकाशिक केंद्र का अभिप्राय क्या है? तो इसका आंसर है लेंस में स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाशिक किरण बिना अपने मार्ग से विचलित हुए लेंस से बाहर निकल जाती है। लेंस की क्षमता का मात्रा क्या होता है? डायप्टर होता है। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न नंबर 34। अब कह रहा है इसमें लेंस का सूत्र लिखिए। लेंस का सूत्र लिखिए। तो लेंस के सूत्र में सिर्फ यहाँ किसका चिन्ह आ जाता है? माइनस का चिन्ह आएगा। 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। प्रश्न नंबर अब देखिए 12वां जो अध्याय है उस पर हम चर्चा करते हैं, विद्युत धारा। पहला प्रश्न दिया गया विद्युत धारा किसे कहते हैं? इसका मात्रक लिखिए। तो देखिए किसी विद्युत चालक में किसी बिंदु से इकाई समय में गुजरने वाले आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? हम विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा क्या होता है? I बराबर Q अपॉन T होता है। विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है? विद्युत धारा का मात्रा एम्पियर होता है। प्रश्न नंबर 3, 1 एम्पियर की परिभाषा दीजिए। यदि किसी विद्युत परिपथ के किसी बिंदु से 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो उस परिपथ में धारा 1 एम्पियर होती है। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। प्रश्न नंबर 4 पे चर्चा करते हैं। देखिए विद्युत धारा का मापन किस उपकरण किया जाता है? एमीटर के द्वारा किया जाता है। प्रश्न नंबर 5, एमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 6 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स होती है। 1 इलेक्ट्रॉन्स पर कितना आवेश होता है? तो 1 इलेक्ट्रॉन्स पे हमारा आवेश होता है 1.6 × 10⁻−19 कूलम होता है। विद्युत विभवांतर किसे कहते हैं? किसी विद्युत परिपथ में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य है उन दोनों के बीच का जो विभवांतर कहलाता है। क्या कहलाता है? विभवांतर। और ये इसका फॉर्मूला होता है V बराबर W/Q होता है। प्रश्न नंबर 9, विद्युत विभवांतर का मात्रक लिखिए। तो इसका मात्रक जूल बटे कूलाम क्या होता है? जूल बटे कूलाम या क्या होता है? वोल्ट होता है। आगे देखिए इसमें से प्रश्न नंबर जो 10 है उसको देखते हैं। विद्युत विभवांतर का मापन किस उपकरण के द्वारा किया जाता है? तो इसका किया जाता है वोल्टामीटर। वोल्टामीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। 1 वोल्ट को परिभाषित कीजिए। तो इसकी परिभाषा है किसी विद्युत परिपथ में 1 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो दूसरे बिंदु का विभव क्या होगा? 1 वोल्ट होगा। 1 वोल्ट 1 जूल बटे 1 कूलम हो गया। ठीक है, आगे देखिए इसमें प्रश्न नंबर 13, प्लग कुंजी, वोल्टमीटर, धारा नियंत्रक और प्रतिवर्ती प्रतीक चिन्ह लिखिए। तो देखिए इसका जो है प्रतीक चिन्ह हमें से पूछा है। तो प्लग कुंजी का तो क्या होगा? ये हो जाएगा। और धारा नियंत्रक यानी प्रतिरोध
ये हमारे पास में उसका चिन्ह हो जाएगा और वोल्टमीटर का VC आएगा। ओम का नियम लिखिए। प्रश्न नंबर 14 है, ओम का नियम लिखिए। तो ओम के नियम के अनुसार किसी चालक के तारों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है यदि धारा की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई, चौड़ाई तथा तापमान कैसे रहे, समान, यानी कि ये होता है V समानुपाती I होता है। तो V बराबर क्या होगा, IR, और R हमारे पास में क्या है, एक स्थिरांक है जिसे हम चालक का प्रतिरोध कहते हैं। प्रश्न नंबर 15 देखिए, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो होता है ओम होता है। अब 1 ओम को परिभाषित कीजिए। यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट हो तो उस तार का प्रतिरोध 1 ओम होता है। प्रश्न नंबर 17, किसी चालक पर तार का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो एक तो लंबाई पर निर्भर करेगा, ठीक है। चालक तार का प्रतिरोध चालक तार की लंबाई की कैसे होता है, समानुपाती होता है, अर्थात लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है और लंबाई घटने पर प्रतिरोध घटता है, यानी कि प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। दूसरा करेगा उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर। चालक तार का प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के कैसे होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। यानी कि ये होता है R समानुपाती 1/A, यानी कि जैसे हम क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा और प्रतिरोध बढ़ाएंगे तो क्षेत्रफल घट जाएगा। प्रश्न नंबर 18, प्रश्न नंबर जो 18 दिया गया है वो है विशिष्ट प्रतिरोध व प्रतिरोधकता की इकाई लिखिए। तो ये हो गया ओम गुणा मीटर। आगे देखिए प्रश्न नंबर, अब देखिए अध्याय नंबर 13, अध्याय नंबर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के जो चुंबकीय प्रभाव उनको देखिए। पहला प्रश्न दिया है समान चुंबकीय ध्रुवों के मध्य क्या होता है। तो समान चुंबकीय ध्रुवों के मध्य में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। कैसा होगा, प्रतिकर्षण। तो ए आंसर सी हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मापने का मात्रक क्या होता है, ऑस्टेंड। क्या होता है, ऑस्टेंड। ए आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती हैं। प्रश्न नंबर 5, स्थायी चुंबक बनाई जाती हैं। स्थायी चुंबक किससे बनाए जाते हैं, इस्पात से बनाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 6, विद्युत धारावाही तार किसकी तरह व्यवहार करता है। तो ये चुंबक की तरह व्यवहार करता है। तो आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7, किसी विद्युत धारावाही चालक से संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस हस्त अंगुष्ठ नियम से दी जाती है। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा दक्षिण हस्त नियम से, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र का मान MKS पद्धति में क्या होता है। तो MKS पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है। प्रश्न नंबर 9, किसी छड़ चुंबक से लोहे चूर्ण से किस स्थान पर अधिक आकर्षित होगा। तो किस आकर्षित होगा, ये दोनों ध्रुवों पर, यानी कि एक उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों ध्रुव पर अधिक आकर्षित होगा, यानी कि मध्य में वो कम काम करेगा। प्रश्न नंबर 10 है तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है। तो इसमें आधा परिभ्रमण करने पर क्या होता है, परिवर्तन होता है। प्रश्न नंबर 11, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं विद्युत जनित्र कहते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 12, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है, बहुत अधिक हो जाता है। तो से आंसर इस हो जाएगा। फ्यूज तार का गलनांक कितना होता है। प्रश्न नंबर जो 13 दिया गया है, फ्यूज तार का जो गलनांक, इधर फ्यूज तार का गलनांक होता है, फ्यूज तार का गलनांक हमेशा कैसा होता है, कम होता है बिल्कुल। तो इसमें आंसर नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के कौन से प्रभाव पर कार्य करते हैं। तो ये तापीय प्रभाव पे क्या करते हैं, काम करते हैं। प्रश्न नंबर 15, घरेलू परिपथ में फ्यूज तार को निम्न में से किस तार के साथ संयोजित किया जाता है। ये किया जाता है विद्युत में तार के साथ, यानी कि से हमारा सही आंसर हो जाएगा। विद्युत उपकरण को भूसंपर्कित किया जाता है ताकि हम किससे बच सके, तीव्र विद्युत आघात न लगे, यानी हमें विद्युत का झटका न लगे, इसके लिए हमें भूसंपर्कित किया जाता है। प्रश्न नंबर 17, सर्पी वलय का उपयोग किया जाता है। सर्पी वलय AC जनित्र में किया जाता है। किस में किया जाता है, AC जनित्र में इसका उपयोग किया जाता है। परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निर्भर करता है।
तो ये सभी पर करता है, यानी परिनालिका की फेरों की संख्या पर, परिनालिका में प्रवाहित धारा के मान पर, परिनालिका के पदार्थ पर, यानी कि इसका जो आंसर होगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, उत्तर दिशा की ओर संकेत करने वाली चुंबकीय सिरों को क्या कहते हैं? उत्तरोन्मुखी ध्रुव या उत्तरी ध्रुव कहते हैं। प्रश्न नंबर 20, दक्षिण दिशा की ओर संकेत करने वाले चुंबकीय सिरों को क्या कहते हैं? दक्षिणोन्मुखी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। प्रश्न नंबर 21, चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है? तो चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, यह एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? किसी चुंबक के आसपास का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे लोह चुंबकीय पदार्थ रखने पर उस आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव हो, उसे क्या कहते हैं? हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर क्या होता है? तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। प्रश्न नंबर 24, चुंबकीय बल रेखाएं किस ध्रुव से निकलती हैं? उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं। कौन सी ध्रुव से निकलती हैं? उत्तरी ध्रुव से। प्रश्न नंबर 25 है, किसी परिनालिका के बीच सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? तो सभी कैसा होता है? समान होता है। किसी परिनालिका में प्रवाहित धारा की दिशा बदलने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ध्रुवों की स्थिति परस्पर बदल जाती है। परिनालिका में, प्रश्न नंबर 27, परिनालिका में तारों के फेरों की संख्या पर चुंबकीय शक्ति किस प्रकार निर्भर करती है? तारों के फेरों की संख्या बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति कैसे हो जाएगी? बढ़ जाएगी। प्रश्न नंबर 28, धारावाही चालक पर आरोपित बल की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है? यह फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से ज्ञात की जाती है। प्रश्न नंबर 19, MRI का पूरा नाम क्या है? चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन। प्रश्न नंबर 30, विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं? चुंबकीय प्रभाव से विद्युत प्रभाव को उत्पन्न करने को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। अब देखिए, प्रश्न नंबर अध्याय 15 है, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। पारितंत्र किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है, किसी भी क्षेत्र में विशेष पाए जाने वाले जैविक अजैविक घटक मिलकर उस तंत्र का निर्माण करते हैं, उसे पारितंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? पारितंत्र कहते हैं। पारितंत्र कितने प्रकार के होते हैं? पारितंत्र 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक पारितंत्र और कृत्रिम पारितंत्र होते हैं। प्रश्न नंबर 3, प्राकृतिक पारितंत्र के 2 उदाहरण दीजिए। वन और तालाब हो गई। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं कृत्रिम परितंत्र को 2 उदाहरण, तो बगीचा और खेत हो गया। उत्पाद और स्वपोषी किसे कहते हैं? उत्पाद और स्वपोषी, यानी कि प्रश्न नंबर 5 है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। सभी हरे पौधे और नील हरित शैवाल जिसमें प्रकाश से संश्लेषण की क्षमता होती है, उत्पाद या स्वपोषी कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 6, उपभोक्ता या विषमपोषी किसे कहते हैं? वे जीव जो भोजन के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उत्पाद पर निर्भर रहते हैं, उन्हें उपभोक्ता या विषमपोषी कहते हैं। प्रश्न नंबर 7, आहार श्रृंखला को परिभाषित यानी उदाहरण सहित समझाइए। तो आहार निर्भरता के आधार पर बनी जीवों की श्रृंखला को आहार श्रृंखला कहते हैं। उदाहरण, पौधे, हिरण, बाघ। प्रश्न नंबर 8, पोषी स्तर क्या है? समझाइए। तो आहार श्रृंखला के प्रत्येक चरण तथा कड़ी को पोषी स्तर कहते हैं। प्रथम पोषी स्तर कौन कौन से होते हैं? पेड़ पौधे होते हैं। द्वितीय पोषी स्तर शाकाहारी जीव होते हैं। तृतीय पोषी स्तर छोटे मांसाहारी जीव होते हैं और चतुर्थ पोषी स्तर बड़े मांसाहारी होते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में, यानी कि जो कल 5 अप्रैल को जो पेपर होने वाला है 10वीं बोर्ड का साइंस का, तो इस वीडियो में से बहुत सारे प्रश्न आपके आने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।